गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हम अपन ने पहले अध्याय में पढ़ा था स्वर के बारे में, अब पढ़ेंगे अपन व्यंजन के बारे में। देखो बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि पहले पढ़ा था अपन ने कैसे स्वर के बारे में। स्वर में व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। उन्हीं क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर तो 11 होते थे और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वर और व्यंजन में क्या अंतर हो गया? स्वर में तो क्या है, व्यंजनों की सहायता नहीं ली जाती है और व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। ठीक है, व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई, और स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 11। व्यंजनों के भेद। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे स्वर अपन ने पढ़े थे, स्वर कितने प्रकार के थे? स्वर 3 प्रकार के थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजनों के भेद के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखो, उच्चारण के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले अपन ने स्वर व्यंजन के बारे में भी पढ़ा है, और स्वर और व्यंजन में क्या अंतर था ये समझ में आया। अब देखो, व्यंजन के भेद के बारे में पढ़ा है। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले अपना कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। बच्चों ध्यान से देखो, स्वर के बारे में पढ़ा था। स्वर तो 3 प्रकार के थे, ठीक है ना, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब व्यंजन जो है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन भी 3 प्रकार के हैं। स्पर्श व्यंजन, सबसे पहला पार्ट कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखो बच्चों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, मुख में किसी भी भाग को स्पर्श करते हुए, देखो, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, यानी जिन व्यंजनों का अपन उच्चारण करते हैं, तो उस समय जिह्वा, हमारी जो जीभ है, मुख के किसी न किसी भाग को, मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए, ठीक है, वहां छुट्टी भी बाहर निकलती है, वो कौन सी है? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क से म तक के सभी स्पर्श व्यंजन हैं। क से म तक जो भी व्यंजन आते हैं, क ख ग घ न च छ ज ज न त थ द ध न, तो यहाँ तक क्या है कि आपकी म तक, तो म तक सभी क्या है? स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक बार फिर से देखो, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा, यानी जिन व्यंजनों का अपन उच्चारण कर रहे हैं, तो जिह्वा, जो जीभ हमारी होती है, मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है, तो उसे ही स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी छूना, मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है, उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और देखो, क से म तक के सभी जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन ही होते हैं। दूसरा जो पार्ट है वो है अपना अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। देखो बच्चों, स्पर्श व्यंजन में तो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है। इसमें मुख में किसी भी भाग को स्पर्श न करते हुए, एक बार फिर से देखो, अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। वह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन में तो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती थी, और अंतस्थ व्यंजन में मुख में किसी भी भाग को स्पर्श न करते हुए, देखो, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है, वह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल तथा व, 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं?
अंतस्थ व्यंजन य, र, ल तथा व, ये 4 प्रकार के अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अब देखो बच्चों, तीसरा जो पार्ट है वो है उष्ण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। देखो, उष्ण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की रगड़ खाने के कारण, हवा के मुंह में रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। मुख में क्या है? गर्मी उत्पन्न होती है। रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है। वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वो आपके उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। अब देखो, ये भी 4 होते हैं, श, श तथा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन। एक बार फिर से देखो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था स्पर्श व्यंजन के बारे में, अंतस्थ व्यंजन के बारे में, उष्ण व्यंजन के बारे में। इसके अतिरिक्त व्यंजन आपके कौन से होते हैं? रे तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 2 व्यंजन और बताए हैं। कौन से बताए हैं? रे तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन बताए हैं। अब देखो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? 2 को मिलाकर बने हुए रहते हैं। संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से क्या बनते हैं? संयुक्त व्यंजन बनते हैं। अच्छा, त्रे, गे, श, ये आपके संयुक्त व्यंजन के 4 जो होते हैं। सबसे पहले देखो, व्यंजनों से बनते, इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छत, रे, ग और श। द्वित व्यंजन क, ख, ग, ग, ये देखो 2 ग, ग, 2 च, ज, ज, त आदि द्वित व्यंजन होते हैं। 2 बार रिपीट जो शब्द होते हैं ना, 2 बार आते हैं। द्वित क, ग, च, ज, त आदि। संयुक्ताक्षर व्यंजन यानी मिलके बने हुए जो शब्द होते हैं, जैसे क, ख, च, त, स, क, य, स, त, रथ आदि। अब देखो बच्चों, अपन ने अभी पढ़ा था किसके बारे में? व्यंजन के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा? व्यंजन के बारे में। इससे पहले अपन पढ़ चुके थे स्वर के बारे में, स्वरों की मात्रा के बारे में पढ़ चुके थे, स्वर के बारे में पढ़ चुके थे। तो व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती थी? 11 होती थी। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। तो एक आपका क्वेश्चन यहाँ से ये हो सकता है कि स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? स्वर और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अब देखो बच्चों, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? पहले तो कितना था? स्वर के कितने प्रकार होते हैं, और अब क्या है? व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के आपके 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। और स्वर के कितने प्रकार थे? 3 प्रकार के। कौन कौन से थे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अब देखो बच्चों, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श यानी किसी भी चीज को अपन स्पर्श करते हैं, छूते हैं, ठीक है ना? तो देखो, स्पर्श व्यंजन, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय जीवा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, क से म तक जो भी व्यंजन है, इनको अपन उच्चारण करते हैं, क, ख, ग, घ, तो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए, छूते हुए बाहर निकलती है हवा, तो वही क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये देखो, क से म तक सभी क्या है? कौन से व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। उसमें तो स्पर्श व्यंजन में तो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करती थी, और इसमें क्या है? अंतस्थ व्यंजन में मुख में किसी भी भाग को स्पर्श न करते हुए सीधी हवा क्या है? बाहर निकलती है। जैसे ये कौन से होते हैं? ये आपके 4 होते हैं, य, र, ल और ब। ये 4 प्रकार के आपके कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो ये 3 प्रकार आपके अभी मैंने बताया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। उसमें तो मुख में किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, इसमें मुख में किसी भी भाग को स्पर्श न करते हुए बाहर निकलते, दोनों में ये अंतर हो गया। तीसरा आपका उष्ण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, वह उष्ण व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हवा है जो मुख में, देखो ये वापस देखो एक बार, उष्ण व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण, हवा जो है मुंह में रगड़ खाने के कारण
मुख में गर्मी उत्पन्न होती है, यानी कि रगड़ खाने के कारण मुख में क्या है, एक गर्मी सी उत्पन्न होती है, उसे ही उष्ण व्यंजन कहते हैं। ये आपके कौन से होते हैं, जिनमें बोलने में बहुत टाइम लगता है, यानी कि देखो श स तथा ह, ये आपके उष्ण व्यंजन होते हैं। अब देखो बच्चों, अतिरिक्त व्यंजन भी होते हैं आपके द तथा ढ अतिरिक्त व्यंजन। इसके अलावा दो व्यंजन और बताए हैं आपको, कौन से, ड ढ, ये आपके अतिरिक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल, संयुक्त के नाम से पता चलता है कि ये मिले जुले होते हैं, तो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है, च, त्रे, गे और श्र। द्वित व्यंजन क, ग, ग, च, ज, ज, त, त आदि संयुक्ताक्षर जैसे क, ख, च, च, त, स, क, य, स, त, र, त आदि। अब देखो बेटा, आपको ये समझ में आया इसमें कि स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, स्वर और व्यंजन की संख्याएं कितनी होती है और इनके भी कितने भेद हैं, इनकी डेफिनेशन, इनके प्रकार, ये सब आपको क्या है अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना है। आप इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बना सकते हो, प्लस याद कर सकते हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि अपने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था, वर्ण विचार और उच्चारण वर्तनी के बारे में, तो अब हम पढ़ते हैं मात्रा। मात्रा, स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह जो है वो मात्रा कहलाते हैं, जैसे कि का है, की है, कु है, ठीक है ना, तो वो क्या है, मात्रा कहलाते हैं। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, स्वर अपने मूल रूप में अर्थात स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, स्वर अपने मूल रूप में अर्थात ए, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आना, आइए, एना आदि। जैसे आना, आइए, एनक आदि। अयोगवाह, अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कौन से होते हैं, अनुस्वार और जो विसर्ग है वो क्या कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन। अयोगवाह जो होते हैं वो ना तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं अयोगवाह कौन से होते हैं, तो अयोगवाह वो होते हैं जो न तो क्या होते हैं, स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं, अयोगवाह होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार अं का उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है, नाक से होता है। इसका चिन्ह भी मात्रा के रूप में ही प्रयुक्त होता है, जैसे अंगूर, संतरा, चंचल, पतंग, हंस आदि। यहाँ पे देखो ये जो अनुस्वार लगा हुआ है सबके ऊपर, ठीक है। विसर्ग, विसर्ग अंग का उच्चारण है की तरह ही होता है। इसका चिन्ह यह व्यंजनों के बाद लगता है, जैसे अतः, प्रातःकाल, पूर्णतः। अब देखो ये जो विसर्ग लगा हुआ है यहाँ पे, पूर्णतः के बाद में, प्रातः के बाद में, अंततः के बाद में, नमः के बाद में आदि। अनुनासिक, अनुनासिक अनुस्वार की तरह ही अनुनासिक भी नासिक ध्वनि है, परंतु इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्रबिंदु की तरह होता है, जैसे आंख, दांत, चांद, हंसना आदि। बाहर निकलती है आदि। और आगत ध्वनियां, अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आई ध्वनियां को ही आगत ध्वनियां कहते हैं, जैसे आ, ज, फ। ये देखो आ, ज और फ। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे डॉक्टर है, जरा है, फन है आदि। ये कौन से होते हैं, आगत ध्वनियां होती है। अब देखो बच्चों, आज आपने किसके बारे में पढ़ा, मात्रा के बारे में पढ़ा। स्वरों के लिए निश्चित किए गए चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के लिए जो निश्चित चिन्ह है वो ही क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। स्वरों का मूल रूप में प्रयोग, दूसरा जो अपना पॉइंट क्या था, स्वरों का मूल रूप में प्रयोग। स्वर अपने मूल रूप में अर्थात जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आना, आइए, एनक आदि।
अयोगवाह अनुस्वार तथा विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, अयोगवाह कौन से होते हैं? अनुस्वार तथा विसर्ग। अनुस्वार जानते हो आप लोग, जो बिंदी की तरह लगते हैं, ठीक है। और विसर्ग कौन से होते हैं? दो बिंदियां होती है, उसको ही वो ही क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। जैसे कि अनुस्वार आपने देखा होगा, जैसे हिंदी लिखते हैं तो हिंदी के ऊपर जैसे बिंदी लगी हुई होती है ना, अनुस्वार। और विसर्ग क्या है? दो बिंदियां होती है, जैसे प्रातःकाल है, ठीक है ना, नमः है, उस पर लगाते हैं, तो वही क्या है? अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और ना ही व्यंजन होते हैं। ना तो इसको स्वर बोल सकते हैं अपन, और ना ही इसको व्यंजन बोल सकते हैं। अनुस्वार 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 अभी देखो मैंने आपको बताया था, अनुस्वार जैसे ये बिंदी लगी हुई है, का उच्चारण स्थान नाक से होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना इसको है, तो ये क्या है? इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? नाक से इसका उच्चारण स्थान होता है। इसका चिन्ह है यह, इसका चिन्ह जानते होंगे, जो बिंदी होती है, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। ये मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अब देखो बच्चों, अंगूर है, यहाँ पे देखो अनुस्वार, संतरा है, चंचल है, पतंग है, हंस है आदि, ठीक है, ये क्या है? अनुस्वार। अब देखो विसर्ग। विसर्ग क्या होता है? विसर्ग यहाँ पे देखो दो बिंदी जो है, इसको ही बोलते हैं क्या है? विसर्ग। तो का उच्चारण स्थान है की तरह ही होता है। इसका चिन्ह क्या है? ये रहा विसर्ग, दो बिंदी की तरह इसका चिन्ह निशान होता है। ये व्यंजनों के बाद लगता है। ये कब लगता है? व्यंजन के बाद लगता है। जैसे अंत्यय, प्रातःकाल, पूर्णतः, नमः आदि। अनुनासिक। अनुस्वार की तरह अनुनासिक अंग की भी नासिक ध्वनि है, परंतु इसके उच्चारण में हवा नाक तथा मुंह दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। नाक और मुंह दोनों के दबाव से हवा क्या होती है? बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु जो देखते हो, इसको बोलते हैं अनुनासिक है। जैसे आंख। अब देखो आंख के ऊपर देखो, आंख, दांत, चांद, हंसना, इस पे क्या लगा हुआ है? ये अनुनासिक ही लगा हुआ है आदि। आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां देखो अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आई ध्वनियों को आगत ध्वनियां कहते हैं। जैसे आ, ज, फ, इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द है डॉक्टर, जरा, फन आदि। अब देखो बच्चों, आज हमने स्वर के बारे में पढ़ा, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और स्वर के भी कितने मतलब रूप होते हैं उनके बारे में पढ़ा, मात्राओं के बारे में पढ़ा, ठीक है, अयोगवाह के बारे में पढ़ा, स्वरों के मूल रूप के कैसे प्रयोग होते हैं उनके बारे में पढ़ा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग इनके बारे में पढ़ा, आगत ध्वनियां कौन सी होती है इनके बारे में पढ़ा। तो अब देखो, इससे आपको बहुत कुछ जो क्वेश्चन है वो आप बना सकते हो। जैसे सबसे पहले तो आपने जो स्वर किसे कहते हैं, और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अयोगवाह है। अब इसमें मात्राओं के बारे में बता सकते हो, मात्राएं किसे कहते हैं, और अयोगवाह किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, और आगत ध्वनियां किसे कहते हैं। तो इनके बारे में आप बहुत सारे क्वेश्चन अपने नोटबुक में बना सकते हो और उनको याद कर सकते हो। अब देखो बच्चों, आपको इसमें क्या है कि अपनी रफ नोटबुक में क्या करना है, मात्राएं, स्वरों की जो मात्राएं होती है उनको आपको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है, ठीक है। और स्वरों का मूल रूप में प्रयोग कैसे होता है? स्वर अपने मूल रूप में अर्थात ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। आना, आइए, एना, जैसे आ, आना, आ, आइए, ए, एना आदि। अयोगवाह, अनुस्वार का विसर्ग, अयोग। अब आपको ये भी पूछ सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग क्या कहलाते हैं? तो अयोगवाह कहलाते हैं। ये भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अनुस्वार का विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। ये न तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और न ही क्या है? व्यंजन होते हैं। इसको ना तो स्वर बोल सकते हैं अपन, और ना ही इसको व्यंजन बोल सकते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार, अब आपको ये भी बता सकते हैं कि पूछ सकते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका। और ये भी बता सकते हो कि अनुस्वार से बनने वाले 4 शब्द लिखिए, तो आप बता सकते हो 4, और भी बहुत सारे शब्द आप बता सकते हो, जैसे अंगूर है, संतरा है, चंचल है, पतंग है, हाथ है आदि। इन सभी के ऊपर क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है। इसको ही क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं।
अनुस्वार किसे कहते हैं, 4 उदाहरण बताइए, क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। फिर उसके बाद में विसर्ग, विसर्ग देखो ये 2 बिंदी जो है इसको भी बोलते हैं विसर्ग, का उच्चारण इसका न की तरह ही होता है। इसका चिन्ह क्या है, ये जो 2 बिंदी है ये इसका चिन्ह होता है। ये व्यंजनों के बाद लगता है, व्यंजन के बाद लगता है। देखो बच्चों क्या है, त और म, ये क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन तो बड़ा होगा, आपने व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो ये सारे क्या है, व्यंजन के बाद ही लगा हुआ है। देखो एक बार फिर से देखो, अत त क ख ग घ न च छ ज झ न त थ द ध न प फ ब भ म। तो ये क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद ही लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, विसर्ग। ये व्यंजनों के बाद लगता है, अतः ये उदाहरण आप बता सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि विसर्ग किसे कहते हैं और विसर्ग के उदाहरण पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हो जब आपको पता होगा कि विसर्ग कौन से होते हैं और ये कब लगते हैं। इसके बाद में देखो अनुनासिक है, अनुस्वार की तरह अनुनासिक, अनुनासिक, अनुनासिक यानी नाक के द्वारा जो उच्चारण होता है। तो देखो अनुस्वार की तरह ही अनुनासिक एंड प्री नासिक के ध्वनि है, परंतु इसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों के दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है, नाक और मुख दोनों के दबाव से हवा जो है वो बाहर निकलती है। इसका चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु की तरह ही है, जैसे आंख है, दांत है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं और इसके 4 उदाहरण दीजिए। तो आप बता सकते हो, आंख, दांत, चांद, हंसना आदि। आगत ध्वनि, आगत ध्वनि किसे कहते हैं, आगत ध्वनियों का उपयोग कहाँ होता है, आगत ध्वनियों के उदाहरण। तो आप देखिए, अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में आई ध्वनियाँ कोई आगत ध्वनियाँ करते हैं, जैसे आ, ज, फ। इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द है, जब आपको ये पूछ सकते हैं कि इनके प्रयोग से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, तो डॉक्टर है, जरा है, फन है आदि। धन्यवाद।